हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अच्छे से रहें। आप लोगों का बहुत स्नेह मुझे मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और आप लोग फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मेरे एक अच्छे ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है और मुझे लगता है कि मैं इस समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज का जो विषय है वो है चिंता, तनाव और अवसाद। आजकल की लाइफ में टेंशन बहुत है लोगों को। हालांकि आज से पहले 100 साल पहले भी टेंशन था और आज से 5000 साल पहले भी टेंशन था। जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, माइंड डेवलप हुआ, वैसे वैसे तनाव का बढ़ना शुरू हुआ। और अब क्या है कि सुख सुविधा के साधन बहुत हैं और इस बड़ा तेज रफ्तार है आदमी की और चीज़ें बहुत तेज रफ्तार से बदलती हैं। तेज रफ्तार से बदलने का कारण क्या है कि आपको समय के साथ हर चीज़ बदलनी होती है। वो इतनी तेज बदलती है कि आपको ऐसा लगता है कि उस कंपटीशन में आप पीछे चल रहे। छोटे से एग्जांपल एक बात का लेता हूँ। जैसे मैं आज आपसे मोबाइल के थ्रू एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको अपना मैसेज भेज रहा हूँ। पहले ये सब चिट्ठियों द्वारा और चीज़ों के द्वारा होता था और उसमें बड़ा समय लगता था। तो उस लाइफ में एक बड़ा चार्म था। ठीक है, हमारी अगर कहीं शादी सेटल हो गई तो 1 साल बाद ही हमारा उस लड़की से कम्युनिकेशन हो। अब तो क्या है कि व्हाट्सएप है। पहले छोटे छोटे फ़ोन चले थे जिन पे चलते फिरते बात कर लेते थे। तो कभी सोचा भी नहीं था कि जेब में कभी फ़ोन हुआ करेगा। ये मैं भी नहीं सोचता था ऐसे अपने टाइम। मेरे टाइम पे ही वो हो गया। मेरे फादर 90 साल के हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा आज हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती। पहले अगर मैं दिल्ली में था और मेरा घर मैनपुरी में और मुझे बुखार आ गया तो केवल यहाँ पे माँ को एहसास होता था कि मैं कुछ परेशानी में हूँ। बेब्स जिसे बोलते एहसास। आजकल क्या है कि अगर मुझे बुखार आया और मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई और खट अपनी माँ को फ़ोन मार दिया कि माँ आज रात में आया था, ठंड लगी, बुखार हो गया। तो पहले टेंशन स्प्रेड यानी खबर की जो फैलने की दर थी वो बड़ा स्लो थी। अब तो मैंने कॉल कर दी कि बुखार आ गया है, तो बुखार की खबर पूरी जगह फैल जाती है और मैं तो तनाव में था ही, साथ साथ में मेरा परिवार भी तनाव में आ गया। अब उसके कई कारण हैं कि कई खबरें हमें समय से पहले ही मिल जाती। जैसे आजकल जो है बच्चों का मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, पहले कम था। कम इसलिए था कि वो कम चीज़ें जानते थे। आज इसलिए है कि आज हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। तो जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और उसका हॉरिजन बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। जैसे मैं गांव में पैदा हुआ तो मुझे लगता था यार मोटरसाइकिल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, साइकिल पे ही बड़ा खुश हो जाते थे। अब मोटरसाइकिल लेने जाएंगे तो मोटरसाइकिल में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कोई 80,000 की है, कोई 2 लाख की है, कोई 8 लाख की है, कोई 50 लाख की है। तो वहां पर भी मैं सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं कर सकता, कि अपने को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि मैं अगर 80,000 की मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ तो बगल वाला 5 लाख की बाइक लेके जा रहा है, उसके बाद आगे वाला 10 लाख की बाइक लेके जा रहा है। महंगी बाइक खरीदना कोई बुरी बात नहीं, महंगी गाड़ी खरीदना कोई बात नहीं। तो हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, इच्छाओं का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन चीजों को हासिल करने का भी बहुत हमें जल्दी रहती है। लेकिन जीवन एक समयबद्ध प्रक्रिया है। एवरीथिंग इज टाइम बीइंग प्रोसेस। हर चीज आपको समय पे मिलेगी, हर चीज का एक निर्धारित समय है।
अब उस समय के स्पान को आप कम करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप ज़्यादा मेहनत करिए, चीज़ें तेज़ी से हो जाएंगी। कम मेहनत करेंगे, चीज़ें धीरे से होंगी। और कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी अचीव नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे कॉस्मिक कारण होते हैं। कॉस्मिक कारण का मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचें तो प्रकृतिबद्ध कारण है। और एक बड़ा बेवकूफ़ सा आदमी, उसके पास बहुत पैसा होता है, और एक बड़ा टैलेंटेड है, पीएचडी भी कर रखी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो हमेशा कंडेम कर रहा है और बड़ा तनावपूर्ण स्थिति में। तो ये सब फिजूल के तनाव हैं, एक्चुअल तो टेंशन है नहीं। अगर हमें कहीं जाना है और हमारी स्थितियाँ अच्छी नहीं, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। वो हमारी पॉकेट पर डिपेंड करता है। तो हमारी क्या है कि इच्छाओं का साइज बहुत बड़ा हो चुका है और पॉकेट का साइज इच्छाओं की तुलना में बहुत छोटा है। पहला तो तनाव का कारण ये है। दूसरा तनाव का कारण क्या होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारा माइंड सेट है, सारे लोग हमारे माइंड सेट के हिसाब से चलें। अगर हम प्रगतिवादी हैं तो सारी प्रकृति में हमारे आसपास के लोग भी प्रकृतिवादी हों। हम बहुत कर्मठ हैं तो हम ही सोचते हैं कि सारे लोग कर्मठ हों। हम बहुत दयालु हैं तो हम सोचते हैं सारे लोग बहुत दयालु हों। हम बहुत स्पिरिचुअल हों, हम सोचते हैं कि सारे लोग स्पिरिचुअल हों। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोगों का माइंड सेट अलग अलग। अब कई बार ये तो एक तो तनाव था बड़ी इच्छाओं की वजह से। बड़ी इच्छाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी इच्छाओं को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि हम सबसे पहले उन इच्छाओं को पूरा करने के लायक हों, और जितने हम डिजर्विंग हैं उतनी इच्छाएं तो नेचर अपने आप हमारी पूरी करती है। अब डिजर्विंग हम है नहीं, उतनी काबिलियत हम में है नहीं, और हम ज़्यादा बड़ी चीज़ों की इच्छाएं कर रहे हैं या दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तनाव बढ़ाएंगी। अब एक स्थिति है कि आप दूसरा तनाव का कारण क्या होता है, अब लोग हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहे। यानी हमारे सराउंडिंग के लोग, चाहे हमारे दोस्त के सर्कल हैं या परिवार का सर्कल है या हमारी हम कंपनी में जो सीईओ हैं या हम कुछ भी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चल रहे, और इसी बात का हमें तनाव। अब ऐसा है कि आप सारी दुनिया को तो बदल नहीं देंगे, किसी की स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा है। तो गुरु नानक देव ने कहा ना कि सारा जगत जो है, सारे जगत में जितने भी लोग उसने बनाए हैं उसकी पल भर की इच्छा में बने हैं प्रकृति की, और सब अलग अलग नहीं होंगे तो प्रकृति चलेगी कैसे? सब दिमाग वाले हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? वो सब काम करने वाले हो जाएंगे तो दिमाग किसका चलेगा? तो कोई किसी भी लेवल पे आपके प्रति ओबीडेंट नहीं है। जो आपसे छोटा है वो भी आपकी बात नहीं मान रहा। और आजकल तो माइंड का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि जो छोटे वाले हैं वो आपसे भी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि उनका मेंटल लेवल आपसे ज़्यादा है। फिजिकल तो वर्क करने की आदत ही नहीं रही आजकल लोगों में, तो उनका मेंटल। अब आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, और कभी आप सोचते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस उनसे बहुत आ गया, मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है, वो ज़्यादा जानते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चीज़ों के एंडिंग रिजल्ट्स पता है, ये पता है, इस तरह से। तो दूसरों दूसरों के साथ पजेसिवनेस कि यार ये मेरी बात माने, ये कंडीशन में तनाव ये होता है कि हमने किसी के लिए कुछ कर दिया और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उसने नहीं किया, इसी बात पर तनाव हो गया, बहुत आपको एक्सट्रीम टेंशन हुआ, और अब ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने इसके लिए इतना फाइनेंशियल हेल्प की, इसकी बीमारी में इतनी मदद की, अब ये मेरी बात ही नहीं मानता, ये बात ठीक नहीं है, इसने मुझे बदला नहीं दिया। तो ये भी एक तनाव का कारण है। भाई आप कोई भगवान तो थे नहीं जो उसके लिए कुछ कर देते। उसकी किस्मत में जो लिखा था उसी टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि आपने उसके लिए कुछ कर दिया और उसका हो गया। हो सकता है कि आपसे भी अच्छा हो जाए, लेकिन ये है कि भगवान के दरवाजे पे वो आपके अकाउंट, भगवान या प्रकृति उसके दरवाजे पे जरूर लिख गया कि आपने जो अच्छा किया था वो आपके अकाउंट में रहेगा।
तो आप ऐसी चीज़ों को लेकर कोई भी तनाव मन में न रखें, क्योंकि एक यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं कुदरत का दिमाग, और एक है आपका छोटा सा दिमाग। कुदरत अपने दिमाग के हिसाब से फैसले करती है, ठीक है। जैसे आपका दिमाग, मेरा दिमाग, दुनिया का दिमाग, सबका दिमाग, वो सब मिलके जो कंबाइंड सिस्टम बनता है वो फैसला करता है। आप क्या करते हैं, आप खुद ही फैसला करने लगते हैं और बिना मतलब की चीज़ों में तनाव में आ जाते हैं। तो पहले मैंने बताया बड़ी इच्छाएं होना ये भी तनाव का कारण है, और जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो भी तनाव का कारण है। उसके बाद आता है चिंता। तो अपने कहते हैं चिंता चिता समान है। चिंता चिता की तरह है, ये आदमी को जलाती रहती। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हमें बड़ा फिजूल की चिंताएं होती हैं, जिन चिंताओं का वाकई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई चीज़ नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी को पीछे देखें, आप लाखों चीज़ें आपने ऐसी सोची होंगी जो कभी हुई नहीं, और आपको लगता है हो जाए, हो ये तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है हो जाएगी। लेकिन जो नेचर्स विल होती है ना, प्रकृति की शक्ति, तो आप देखेंगे यार मैं तो ऐसे सोचता रहा और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने किताब पढ़ी थी, स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता करना बंद करो और जीना शुरू करो। तो एक आदमी था, वो सोया करता था और उसके उस देश में कहीं से लड़ाई चल रही थी, तो मिसाइल्स आते रहते थे। तो लोग बड़ा परेशान रहते थे कब मेरे घर के ऊपर मिसाइल गिर जाएगी। तो लोग रात में सोते नहीं थे। भाई सोते नहीं थे, लेकिन वो बड़ा आराम से सोता था। उसे उसे पता था कि 10,000 मिसाइल्स अगर दागी जाएंगी तो उनमें से एक मेरे घर पे गिर सकती है, यानी 9,999 बार वो मेरे घर पे गिर नहीं सकती। और जब गिरेगी तो मैं हाथ से तो रोक नहीं लूंगा उसको। तो चलो मरूंगा तो खुशी से तो मरूंगा, मर गया पता ही नहीं चलेगा मिसाइल गिरेगी तो वो आराम से सोता रहा और कोई भी मिसाइल उसके घर पर नहीं गिरी। ऐसे ही बहुत सारी हमने हॉरिबल कल्पनाएं कर रखी हैं, भयंकर कल्पनाएं कर रखी हैं कि कल तो हमने ऐसा कर दिया तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो वो काल्पनिक दुख है, वास्तविक दुख नहीं है, वो काल्पनिक दुख है। लग रहा है सुबह ऐसा हो जाएगा और अगले दिन सुबह उठते हैं तो फिर वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन रात में आप बड़ा बेतरतीब सोते हैं, वो बड़ा भयानक विकराल स्वप्न देखते हैं, सुबह ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन बन गई, ऐसा हो गया, और वैसा रियली में कहीं कुछ नहीं होता। तो एक बार मेरी बात हुई मोरल टीचर से, तो उन्होंने कहा यार चिंता क्यों करनी, क्योंकि जो हम आज रात में सोने से पहले कर सकते थे वो हमने कर दिया। अब कल क्या होगा ये भगवान जाने, प्लान हमने बना लिया। अब कहीं जाएंगे तो बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और कोई बहुत शुभ घटना घट सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये मैं कई बार बता चुका, जो घटना घटेगी तो हमें रिएक्ट कैसे करना है ये हमारे हाथ में। और आप सुबह फालतू की चिंता लेके बैठे, उससे कुछ कुछ आप उसमें कर नहीं पाएंगे। हाँ, चिंता की बजाय आप चिंतन करेंगे और प्रयास करेंगे और उस समस्या का हल ढूंढेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो चिंता की बजाय कि यार कहीं ऐसा हो गया, तो चिंता की बजाय परफेक्ट चिंतन करिए, ठीक है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो चिंता नहीं करता, 6 महीने का है, 8 महीने का है, उसे फालतू की कोई चिंता ही नहीं दिमाग में। उसको एक ही आर्ट आती है, जो दूध उसे पीना है माँ का, तो वो बस रोना शुरू कर देता है कुआं, माँ का अटेंशन खींचने के लिए। तो ऐसी प्रकृति का अटेंशन खींचने के लिए प्रकृति से कहनी है अपनी बात कि भाई ये समस्या है। हाँ, आप गलत होंगे तो प्रकृति आपकी कोई इच्छा पूर्ण करने वाली नहीं है, इस भ्रम में कोई न रहे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो इस सृष्टि में चलता ही चलता है। लेकिन जो प्रकृतिबद्ध चीज है, जो प्रकृति के लिए लाभदायक है, वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। वो आज पूरी होगी, आज नहीं तो कल पूरी होगी, उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक कहावत है कि साधना जितनी की उतना फल मिलेगा, आज मिल पाया नहीं तो कल मिलेगा। तो चिंता करना तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। चिंता का स्थान चिंतन लें, सॉल्यूशन पे जाएं, पढ़ाई लिखाई, अच्छे लोगों से सलाह, ये सब आपकी चिंता को दूर करेगी। और अपने को ध्यानस्थ रखना, अपने में लीन रहना और अपनी चिंताओं के बारे में स्वयं सोचना, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके हालात को दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, और आपका अपने लिए अपने से अच्छा कोई एडवाइजर नहीं हो सकता।
जो आपकी समस्याओं को गहराई से, क्योंकि आप अपनी समस्या को हर एंगल पर जानते हैं कि मेरे शरीर में कितनी ताकत है, मेरे दिमाग में कितनी ताकत है, मैं कितना मेहनती हूँ। ये बात मैं एनालाइज नहीं कर सकता, मेरी मेरी जो क्षमता है उसको दूसरा एनालाइज नहीं कर सकता। तो चिंता की बजाय आप चिंतन पर ध्यान दें, प्लानिंग, उस समय प्लानिंग करें कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और देखो दोस्तों, हर एक प्लानिंग तो किसी की पूरी नहीं होती। हर एक प्लानिंग तो टाटा की भी पूरी नहीं हुई, अंबानी की भी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना, बिल गेट्स की भी पूरी नहीं हुई। एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि किसी की 1 लाख इच्छाएं हैं तो उसमें से 10,000 पूरी हो जाएंगी, किसी की 15,000 पूरी हो जाएंगी, किसी की 20,000 पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक बात जरूर है, प्रकृति में जो कर्म का बड़ा अटल सिद्धांत है, अब जब भी आप इच्छाओं को हटा के कर्म करेंगे, डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, लेकिन जब जलती हुई इच्छा काम करने के लिए होनी चाहिए, जलती हुई इच्छा फल पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर, वो बर्निंग डिजायर के साथ साथ आपको बहुत हार्ड वर्क की भी जरूरत है। हार्ड वर्क ऐसा जो कुदरत को भी आपके ऊपर रहम आ जाए कि यार इसने इतना हार्ड वर्क किया है तो मुझे उसको ये दे ही देना चाहिए, इस तरह से। तो चिंता नहीं करनी है, चिंता की बजाय वरी कर रहे हैं, वरी के बजाय सॉल्यूशन पर जाएं, इस समस्या के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मान लो अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे कोई नौकरी तलाश करनी चाहिए। अब मैं मन कल्पना कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिले, अरे नहीं मिल रही है तो खर्चे पानी के लिए 10,000 की मिल गई, वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ तो बेसिक बनेगा उससे। हमेशा जब आप शुरुआत कर देंगे कर्म की, तो आगे के लिए रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जनरली क्या है कि हम चिंता करते रहते हैं और कर्म बिल्कुल नहीं करते। तो वो जो ईश्वर है या जो प्रकृति है वो हमें उतना ही दे देती है जितने कि हम वाकई में लायक होते हैं। तो हमें हमेशा अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, हर मोमेंट काबिलियत को बढ़ाने के बारे में चिंतन करना है, ना कि ये चिंतन करना है कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए। इस दुनिया में कुछ भी, मैंने पहले भी एक वीडियो में, मुफ्त में तो कुछ मिलेगा नहीं। जब आपका चिंतन उस लेवल का हो जाएगा, जब आप उस लेवल के आदमी हो जाएंगे, तो वो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। फिर उसमें किसी के आपको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जब प्रकृति पे आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो प्रकृति का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से आपके साथ हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, चिंता के स्थान, चिंता की बजाय चिंतन करना है और ऐसा महसूस करना है कि वो परम शक्ति या ईश्वर, वो सब मेरे साथ हैं और वो मेरा हर पल सहयोग कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको अपनी मिस्टेक्स को जरूर देखना है कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, जिस वजह से हम गोल पे तक नहीं पहुंच पा रहे। और जब भी किसी गोल की तरफ जाएंगे तो बाधाएं होना होना बाधाओं का आना ये सुनिश्चित है। इन बाधाओं से कोई नहीं बचा। और आपका चिंतन इस टाइप का हो रहा है कि यार वो आदमी करता है तो होता चला जाता है, मैं कर रहा हूँ तो उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं है, वो जो करता चला जा रहा है उसको भी बाधाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं कि उसको बाधाएं नहीं आ रही, बाधाएं उसको भी आ रही हैं और बाधाएं आपको भी आ रही हैं। लेकिन वो कई सारी बाधाओं को बहादुरी से छलांग लगा के निकल चुका है और आपकी छलांगें अभी छोटी हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं। जब आपकी छलांगें लंबी हो जाएंगी तो फिर आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अब छलांग कैसे लंबी करनी है, तो उसके लिए आपको चिंतन करना है, थोड़ा आगे बढ़ के देखना है। अब वो कैसे देखना है आगे बढ़ के? भगवान बुद्धा जो है एक जगह बैठ के तप किया करते थे। तो एक आदमी जो है लकड़ी काट के जंगल से ले जाता था। तो भगवान बुद्धा ने एक बार देखा, बोले अच्छा, अरे थोड़ा आगे चला जाया कर, आगे चंदन की लकड़ी है, एक इतनी क्यों काटता है, एक पेड़ काट ले तेरा बहुत काम हो जाएगा। उसने चंदन की लकड़ी एक ही पेड़ काटा, मार्केट गया, उसको बहुत अच्छी प्राइस मिली और उसका 1 हफ्ते तक काम नहीं करना पड़ा। फिर वो लाता रहा। भगवान बुद्धा ने फिर देखा उसको, बोला यार थोड़ा और आगे चला जा, वहाँ चांदी की खदान है,
वो आगे गया तो उसे वहाँ चांदी मिली, तो फिर वो महीने में 1 महीने चांदी थोड़ी ले आता, 3-4 महीने काम चल जाता। उन्होंने कि फिर उसको चलता रहा ऐसे ही। फिर एक दिन भगवान बोला ध्यानस्थ थे, उनकी फिर नजर गई, उन्होंने थोड़ा और आगे चला गया, सोने की खदान। वो और आगे चला गया, वहाँ सोने की खदान थी, उसको लाया, 2 साल 2 साल 4 साल आराम से खाया। फिर वो बुद्धा अपना तप कर रहे थे, फिर एक दिन और आया, बोले इससे आगे और चला जाए, वहाँ हीरे की खदान है, उसकी उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा है। वो चला गया तो जिंदगी भर के लिए उसे कमाई मिल गई। तो एक दिन मन में आया, वो तो बोले संत से मिल लेते हैं, उसने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे रिच बना दिया। तो गए, तो बुद्धा ने कहा इससे भी आगे कुछ है। तो सीधा आदमी था, बोले इससे आगे क्या है? बोले इससे आगे है परम शांति। कि वो साहब कैसे मिलेगी, परम शांति कैसे मिलेगी? बोले वो ध्यान से मिलेगी, तू ध्यान कर। उसने ध्यान करना शुरू किया, बहुत आनंदित हुआ। इस दुनिया में क्या है कि हमारी खोज कभी समाप्त नहीं होती, कि मनुष्य का स्वभाव खोजी है। और हम तो भारत वाले बहुत कम खोजी हैं, इंग्लैंड वाले और ज़्यादा खोजी हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पाश्चात्य, जहाँ पे यूरोप वगैरह आता है, यूरोप है, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज हैं, ये तो बड़ा खोज करने वाले हैं, हर चीज़ में खोजते हैं। ये तो ऐसे खोजते हैं, बोले आत्मा कहाँ है, आत्मा को ही खोजेंगे। उन्हें आत्मा देखी नहीं तो नास्तिक मान लिया उन्होंने उसको, कि वो किसी से मानते ही नहीं। मदर टेरेजा जब की डेथ हुई तो उनको संत की उपाधि देनी थी, तो उन्होंने पहले संत के रिसर्च किया, तब मदर टेरेजा को दिया। अपने यहाँ तो कोई भी आदमी कहता है भाई ब्रह्मलीन हो गए, शांत हो गए, शरीर छोड़ दिया बाबा जी ने, लेकिन उन्होंने मदर टेरेजा को भी महात्मा नहीं माना, उसके लिए भी पूरी खोज की। तो चिंता की बजाय खोज करें, चिंतन करें। आगे बहुत रास्ते हैं, और आगे इतने रास्ते हैं, इतने मल्टीपल पाथ्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और किस जगह पर चिंतन करते करते और कर्म करते करते किस जगह आपका नसीब खुल जाएगा वो पता नहीं है। किसी किसी का लक ऐसा होता है अर्ली एज पे खुल जाता है, किसी का थोड़ा लेट पे खुलता है। तो ये सब इतना बड़ा चिंतन का विषय नहीं है जिसपे आप इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा। अरे आज को परफेक्टली जियो, पूरी तरह से जियो। आज खुद को बिल्कुल निचोड़ डालो, जैसे होता है ना अंगूर किशमिश बन जाता है, किशमिश की तरह दलित द्राक्षा होता है, उसके निचोड़ डालो आज के दिन को। कल की हल्की सी प्लानिंग करो, फिर कल और जुट जाओ। अब आज का कर्म बहुत शानदार था, जो कल में जुड़ेगा तो कुछ टाइम में वो भाग्य में परिणित हो जाएगा, नया भाग्य बन जाएगा। अब आता है अवसाद, डिप्रेशन। तो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मामले हैं, और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का सीधा सा मतलब मैं कहूँ कि जो चीज़ नहीं होने वाली है, हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, ये डिप्रेशन है। यानी एक ऐसी बात को लगातार सोचे जा रहे हैं कि जो हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप पैसा कमा सकते हैं, आप बॉडी बना सकते हैं, आप पढ़ लिख के ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये आ जाए कि मैं किसी मनुष्य को कंट्रोल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंट्रोल ए ह्यूमन बीइंग, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, घर के लोग हों, बाहर के लोग हों। जहां भी कंट्रोल की फीलिंग आई, क्योंकि उस व्यक्ति का एक माइंड सेट है, उसका एक सोचने का ढंग है। या तो आप इतने ऊर्जावान हो कि आपके सोचने के ढंग से उसका सोचने का ढंग बदल जाए। अब आप इतने ऊर्जावान नहीं है, इतने शक्तिवान नहीं है, इतने सफल नहीं है, और बार बार उधर फोर्स किए जा रहे हैं कि भाई आप अपने विचारों को बदलो। अब क्या पता है कि आपके विचार सही है कि उसके विचार सही है, लेकिन एक काम हमेशा किया जा सकता है कि दूसरे के विचार, हमारी सारी जिंदगी दूसरे के विचारों के हिसाब से काम करने पे, या दूसरों को अपने कंट्रोल में लाने पे, या अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपने पे, इसी में चली जाती। इसी वजह से क्या होता है कि हम कभी अपने माइंड पर वर्क नहीं करते, जबकि हमें रिजल्ट किससे मिलेगा? जब हम अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल पर काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है ना। अगर आप बहुत क्लोज रिलेशन है आपका किसी से, भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, गुरु शिष्य हैं, तो वहां भी आपको अपने लिए ही सब कुछ करना होगा। अपनी आत्मा के लिए भी खुद कार्य करना है, अपने मन के लिए भी खुद कार्य करना है, अपने धनार्जन के लिए भी, पैसा कमाने के लिए खुद काम करना है। उसमें लेने के लिए बहुत पार्टनर है। जब आप कमा लेंगे तो बहुत सारे लोग पार्टनर बन के बन जाएंगे, भाई आप हमारे अपने आदमी हो, आप ये आपका पैसा हमारा है, आपकी चीजें हमारी हैं, आप हमारी मदद करें। और जब तक नहीं है तब तक वो लोग हर्ट करेंगे आपको कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सर्वशक्ति, जब आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी तो ताकत ही नहीं, तो बार बार जो सोसाइटी आपको मैसेज पास ऑन कर रही है, और ऐसा बहुत जो क्लोज लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो खाली बातें करते रहते हो, तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटीज नहीं है, तो बार बार मैसेज भेज रहे हैं। वो मैसेज आपके माइंड में स्टोर हो, या कोई आदमी आपके बहुत ही क्लोज था, वो आपकी सारी बात मानता था, अचानक से वो कोई स्थितियां ऐसी बनी कि उसका रुख बदल गया, अब वो आपकी बात नहीं मानता या वो शिफ्ट कर गया। तो दोस्तों, हर एक तो पहले ये समझ लो कि हर चीज का एक एक्सपायरी डेट है। जैसे कोई दवाई बनती है, आज बनी तो 2 साल बाद उसकी एक्सपायरी है, तो ऐसे कोई रिश्ता बना तो उसकी एक्सपायरी है। कोई रिश्ता 20 साल चलता है, कोई 30 साल चलता है, और कोई मरने तक चलता है। गारंटी नहीं है कि कौन सा रिश्ता कितने दिन तक चलेगा। और आज के इस युग में तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं कि कौन सा रिश्ता कब टूट जाएगा, क्योंकि आज रिश्ते बहुत तेजी से जुड़ते हैं और रिश्ते बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। कारण कि आज किसी के पास सब्र नहीं है। तो इस समय में आदमी एक ही समस्या से जूझ रहा है, रिश्तों की समस्या से, और उसको अकेले रहने की आदत नहीं है। जब भी कोई रिश्ता उससे टूटता है, टूटने का मतलब अब हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं रही। या तो हमारा लेवल गिर गया, या उसका लेवल बढ़ गया, या हमारा लेवल बढ़ गया और उसका लेवल गिर गया, कुछ भी हो सकता है, और हम डिटैच कर गए। अब डिटैच करने के बाद बार बार हम सोचे जा रहे हैं कि वो रिलेशन हमारी आवश्यकता बन गई, कि बिना उसके तो हम जी नहीं सकते। अब वो हमारी बात मान नहीं रहा, हम डिप्रेशन में चले गए। फिर सोचते हैं, फिर आँख खुलती है, फिर झटका लगता है, अरे यार वो तो हमारी बहुत 10 साल पहले बहुत बात मानता था, आज बात नहीं मान रहा। 20 साल पहले बहुत मानता था, आज बात नहीं मान रहा, आज अलग हो गया। ये किसी भी लेवल के रिश्तों पर हो सकता है। तो उस पर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, ये मानना चाहिए कि भाई उसकी एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना, कि या एक तारीख थी जब उस रिश्ते में जुड़ना था, और 2-5 साल उसकी एक्सपायरी डेट थी, एक्सपायरी डेट निकल गई, रिश्ता टूट गया, आप फिर अकेले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर चलते रहिए, आप अपना कर्म जो कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, लगातार जाते रहिए। एक नाव है ना, वो अपनी जगह स्टेबल रहती है। नाव का काम है कि इस नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाना, हमें जाना तो उस किनारे पे ही है। अब नाव में कई यात्री आएंगे, बैठेंगे, कुछ उतर जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे, लेकिन नाव का काम क्या है? नाव का काम यह है कि लोगों को पार कराना। तो आप एक बोट की तरह हैं, समझें अपने आप को कि आप नाव की तरह हैं। जो लोग आ रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसमें क्या है, कोई आपको धक्का भी मारेगा और कोई आपसे प्यार भी करेगा। जो धक्का मारे वो भी आपको कुछ देके जाएगा। अब आप कहेंगे क्या देके जाएगा? धक्का मारेगा, धोखा देगा, वो आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा। और जो प्यार करेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। यानी दोनों ही आदमी, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं, तो दोनों से ही लाभ है। एक से आपको जीवन का कड़वा अनुभव मिल रहा है, एक से आपको सहयोग मिल रहा है। लेकिन आप अपने ठीक स्वभाव को मत छोड़िए, आप अपने स्वभाव पे चलते रहिए। तो ये है। और जब भी आप उस चीज को मन में लेके बैठ गए, ठीक है, पागल खाने भरे पड़े। और वैसे भी देखें तो संसार में भी पागल बहुत है। हर घर में एक पागल होता है, हर मोहल्ले में 4-6 लोग पागल होते हैं। यानी जो एक ही बात को बार बार सोच रहा है, उस बात से हट नहीं पा रहा है, वो पागल है। चाहे मैटर किसी भी लेवल का हो, चाहे मैटर वो आशिकी का हो, चाहे मैटर भगवान की भक्ति का हो, चाहे मैटर ऊंचा उठने का हो,
ऊंचा उठने का ये है कि वो सबसे अच्छे प्रारब्ध की शुरुआत है जिसने ऊंचा सोचना शुरू कर दिया, और जिसने एक स्थिति में अपने आप को फंसाना शुरू कर दिया वही डिप्रेशन का शिकार होगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की नहीं मानता, ये मेरा अनुभव है। कुछ समय बाद आपके जो ब्लड के लोग होते हैं वो भी आपकी नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वी आर राइट एट आवर प्लेस। वो यही इस दुनिया की समस्या है। लेकिन जो सीखना चाहता है, जो लर्नर है, सरदार का नाम सुना हो? सरदार को बोलते हैं सिख। सिख का मतलब होता है शिष्य। सरदार का जो सिख मतलब है उसका मतलब है हमेशा सीखना, ऑलवेज बी ए लर्नर। तो जो हमेशा लर्नर है वो जीत और हार दोनों को एक्सेप्ट करता हुआ चलता है। चाहे उसकी हार प्रेम में हुई हो, चाहे उसकी हार वो अवसाद में नहीं जाएगा। अवसाद में जाने का सीधा सा मतलब होता है कि हम अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये पॉइंट हमारे लिए लास्ट था। इससे आगे कोई, तो ये जील पॉइंट था, क्रांतिक बिंदु था। अब हम इससे आगे जा ही नहीं सकते। वही आदमी अवसाद में जाएगा। या किसी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया तो वो सोचता है कि अब मैं इससे कैसे निकल पाऊंगा। लेकिन जो निकलने की सोचता है वो निकल जाता है। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें करोड़ों अरबों के नुकसान हुए, उसके बाद फिर करोड़ों अरबों कमा लिए, बिल्कुल जीरो हो गए, फिर जीरो से फिर हीरो हो गए। अमिताभ बच्चन का केस ले लो। अमिताभ बच्चन के पास का घर भी बैंक ने गिरवी रख लिया था, रहने की जगह नहीं थी, और फिर कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन फिर वहीं आके खड़ा हो गया जहां पे था। अब आप कहोगे वो सेलिब्रिटी था। सेलिब्रिटी नहीं था, कोई फिल्मों में से पूछता नहीं था, घर के खाने खराब थे, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा और वो फिर दोबारा से अपने फॉर्म में आया, और आज तक वो फॉर्म चल रही है। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसी स्थिति तो आनी स्वाभाविक है जहां पे जाके आप अटक जाएंगे, जहां पे आप अटक जाएंगे। जैसे नाव होती है ना, वो भंवर में फंस जाती है, तो भंवर जब होता है वो नाव घूमती रहती है, वहां से निकल नहीं सकती। भंवर से निकल इसलिए नहीं सकती कि वो गोल चक्कर काट रहा है, तो फिर भी निकल जाती है। तो आप किसी भंवर में ना फंसे। भंवर का मतलब कि जी अब ऐसी चीज को ना पाल लें कि यार ये होगी नहीं है और हम कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज नहीं भी हो रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए दूर हट जाए, फिर प्रयास करें। ठीक है ना? शेर भी शिकार पे जब अटैक करता है, और शिकार बड़ा होता है, तो कभी शिकार उसको पीछे धकेल देता है, तो वो पीछे हट जाता है। डिप्रेस नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है, वो पीछे हट जाता है, बोला अभी पीछे हटने का, फिर अटैक करता है। ऐसे ही आप हैं। तो अवसाद की स्थिति यही है कि डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो इसीलिए आती है कि आप एक ही बात के घोल में या एक ही बात के सोच में रह गए। यार अचानक से ये आदमी बदल कैसे गया, मैं इसको बहुत चाहता था, या मैं इसके लिए बहुत कुछ करता था। तो ये ऐसी सारी कंडीशंस आपको अवसाद में ले जाएंगी। और कई एक बार अवसाद करने का कारण ये भी हो सकता है कि हमारा एक तरफा चाहत हो किसी से, हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सोच लगातार वहीं टिकी हुई है। तो हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सोचना चाहिए, क्या मैं उस जिस चीज को पाना चाहता हूँ, क्या मैं उसके लायक हूँ भी? जबरदस्ती आप जहर खाते घूम रहे हो, तो सामने वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो हिल के राजी नहीं, तो क्या करोगे आप? तो वो तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो हमेशा आप वही मैनिफेस्ट करो जो फिलहाल में आपका लेवल है। और कई बार क्या होता है, हम मुकाबला अपने से लाखों गुनी बड़ी चीज से कर लेते हैं। ना तो हमारा उतना कर्म तेज होता है, न हमारा उतना भाग्य तेज होता है, न हमारा उतना समर्पण होता है, न हमारी डिजर्वेंस उतनी होती है, और हम उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। तो बड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, करना शुरू करो। लेकिन इतना बड़ा भी मत सोच लो जो आप डिप्रेशन में चले जाओ। कि बड़ा होगा तो बड़ा होने में 20-30 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, उसकी उसका भी कैलकुलेशन रखो, तो आप कभी अवसाद में नहीं जाओगे। तो अवसाद एक तरह से ज्यादातर केसेस में भावनात्मक चोटों से होता है, और ये जगत तो हमेशा भावनात्मक चोटें मारता ही आएगा। संतों के मारी, फकीरों के मारी, ठीक है, कबीरदास को नहीं छोड़ा, सुकरात को नहीं छोड़ा इस संसार ने, गैलीलियो को नहीं छोड़ा, सच बोला उनको फांसी कर दी। तो वो लोग अवसाद में नहीं गए। सुकरात, जब सुकरात को जहर दिया गया मारा, तो वो खुशी से मरा।
गैलीलियो को फांसी हुई तो वो खुशी से फांसी खाई उसने, मेरे इसमें अवसाद की क्या बात है? सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये बात सच है और ये सच रहेगी, तो मुझे मार दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो या तो वैसा समर्पण हो जाए। अब अवसाद में चले गए कि यार मैं सही बोल रहा हूँ और ये लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज से 30-40 साल पहले मोदी को भी लोगों ने कहाँ एक्सेप्ट किया था? वो भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम ही करता रहा, भागा फिरता रहा। आज की कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर है। कारण क्या था? कि वो कभी डिप्रेशन में नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा प्रधानमंत्री है या खराब है, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन आज वो बन गया क्योंकि वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, अवसाद में नहीं जाता। अवसाद में जाके आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घंटों आप उस अवसाद के बारे में सोचते रहते हैं, और उस अवसाद के सोचने के बजाय उसकी जगह आप कुछ काम करना शुरू कर दें तो आपका सारा अवसाद और डिप्रेशन तुरंत खत्म हो जाए। मैंने ऐसे लोग मेरी नज़र में काफ़ी हैं जिन्होंने अवसाद में जाने के बाद उन्हें विरक्ति हो गई, लेकिन फिर उन्होंने उस अवसाद को नहीं मनाया, उसके बदले में उन्होंने अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए, पॉजिटिव एनर्जी मिली, फिर दोबारा वर्ल्ड में नाम रोशन हो गया। और जो लोग उन्हें छोड़ के गए थे उन लोगों को पछताना पड़ा। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है ना, उसको ये अफसोस हो 2, 4, 5, 10 साल बाद कि यार उस आदमी को छोड़ के मैंने गलती कर दी, उस आदमी को छोड़ के मैंने गलती कर दी। ऐसे बन के दिखाओ, अवसाद पे विजय प्राप्त करो। तो मैंने 3 टॉपिक पे बात करी। सबसे पहले बात करी थी मैंने टेंशन। टेंशन का मतलब है कि हम कोई प्रॉब्लम फिलहाल सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो हम उस टेंशन को साइड में रखे उसके लिए प्रयास करते रहे। अपना कम्युनिकेशन बराबर, मेंटल कम्युनिकेशन रखें परिस्थितियों के साथ बातचीत, सेल्फ टॉक, और साइड से फिर एफर्ट करें। कई बार चीज़ें सीधी सीधी नहीं मिलती, थोड़ा टेढ़ा चल के भी मिल ही जाती हैं। दूसरा मैंने बताया आपको, टेंशन, एंग्जाइटी, फालतू की चिंता, जो होने वाला नहीं है उसको भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, अरे यार हमारे साथ कल सुबह बुरा हो जाएगा, ये भी। उसके बाद एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब माइंड एक ऐसी स्थिति में चला गया, वहां पर फंक्शन करना ही बंद करना, माइंड का मेल फंक्शन हो गया। मेल फंक्शन बोलते हैं गाड़ी का मेल फंक्शन, माल फंक्शन हो गया, अब गाड़ी ठीक से चल नहीं रही। तो ऐसे ही माइंड का मेल फंक्शन है, वो भी एक ऐसी बात जो ना होने वाली है, उसके बारे में जब जब भी बात सोचेंगे। जैसे हमारे किसी सर्कल में किसी की डेथ हो गई, अब सब जानते हैं वापस नहीं आएगा, जिसकी डेथ हो गई वो गया है इस दुनिया से, लेकिन हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं वो आ जाए, वो आ जाए, तो नहीं आएगा। लेकिन उसी अवसाद को हम मिटा सकते हैं अगर हम ये सोच लें कि यार वो तो चले गए, लेकिन जो वो अपने पीछे चीज़ें छोड़ के गए हैं, हमने उन चीज़ों को, उन विरासत को संभाल के रखना। अब संभाल के रखना है। अब भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उनका वेट बढ़ गया था, और भगत सिंह ने अपनी मदर को मिलने से मना किया हुआ था। इसलिए मना किया हुआ था कि मदर, माँ बेटे का प्रेम होता है, मदर मुझे फांसी लगता देखेगी, पता चलेगा तो रोएगी, तो मेरे भी आंसू निकल जाएंगे। इससे देश के ऊपर बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा कि यार भगत सिंह डर गया। तो माँ से स्पेशली मना कर रखा था कि आप मेरे से मिलने कभी मत आना। और लोग आते थे तो बहुत बोल्ड उससे, तो किसी भी कंडीशन में कितनी ऊंची विल पावर की फांसी लगने वाली है और अवसाद नहीं हो रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है। जब फांसी की खबर सुनाते हैं तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। बड़े बड़े आतंकवादी जो है, जिनको फांसियाँ होती हैं, ऐसे कई लोगों से मेरा मुलाकात हुई, उनका दम निकल जाता है, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। और एक आदमी ऐसा होता है कि अरे फांसी होगी तब देखेंगे ना। तो अवसाद क्या है? एक मन पे लगी चोट है, उस चोट को बर्दाश्त कर जाना, वो मेन चीज है। मैं अपनी लाइफ में, मैं भी 2-3 बार थोड़ा डिप्रेशन गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया हूँ, लेकिन कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ स्टडी करके, कुछ आध्यात्मिकता सीख के मैं उससे बाहर आ गया, उस ट्रॉमा से हमेशा बाहर आ गया। और हमेशा मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने अनुभव से दूसरे लोगों को कुछ सिखा सकूं। तो दोस्तों, तनाव नहीं करना है बिल्कुल। मेहनत को, तनाव ना करने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत करने के लिए टेंशन
जब तनाव हल्का सा होता है तो मेहनत बहुत करता है आदमी। उस मेहनत के लिए तो तनाव कर सकते हैं, खूब मेहनत, आज कल से ज़्यादा करेंगे, परसों उससे ज़्यादा करेंगे, उस अगले आने वाले दिन उससे भी ज़्यादा करेंगे, वो होना चाहिए। चिंता कि कोई चीज़ नहीं हो रही है और आप फिर भी उसका प्रयास करो, तो कभी कभी सीधे नहीं पहुंचते हैं, घूम के भी पहुंच जाते हैं। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि जिक्र करें दे बाबरे, फिकर फिकर करें दे बाबरे, जिक्र करें दे साथ। चिंता कौन करता है? जो पागल होता है। और साधु क्या करता है? साधु केवल प्रकृति के ऊपर सब छोड़ देता है। साधु जो होता है प्रकृति के ऊपर से छोड़ देता है, तो प्रकृति एक दिन उसको सारी चीजें वहीं बैठे बैठे दे देती है, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे वो तप कर रहा है। वो आपको क्यों नहीं देगी? आप तो चल फिर रहे हैं, आपको उससे भी ज्यादा देगी। लेकिन अभी आपका उसमें विश्वास नहीं है, उस प्रकृति की व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, आपको अपनी बुद्धि पे ज्यादा विश्वास। तो बुद्धि होनी चाहिए, ऐसा नहीं बुद्धि नहीं होगी तो आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन बुद्धि के साथ विश्वास भी होना चाहिए। वो आपको चिंता से मुक्त करेगा। वो पता है कि आज बेहतर कर्म किया है तो कल और इससे अच्छा होने वाला है, और ये प्रकृति का नियम है। अवसाद का मतलब क्या है कि हमें, अब तीसरी बात मैंने करी थी अवसाद की। अवसाद की मतलब कोई ऐसी घटना घट गई है जो मन से चिपकी हुई है, हट नहीं रही। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? हम तो अपने मन से हटा देते हैं, लेकिन हमारे मिलने जुलने वाले हमें हमारे उन्हीं पॉइंट्स को फिर जो है कुरेदते हैं, उन्हीं घावों को कुरेदते हैं। दुनिया की आदत है, जहाँ भी घाव होगा वहीं वहीं कुरेदेंगे। यानी कहते हैं ना, मक्खी कहाँ बैठेगी? जहाँ पे घाव है। अच्छी जगह नहीं बैठती मक्खी। तो आसपास की सराउंडिंग वाले भी उन घावों को जो है उकसाते रहते हैं, और वो हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे में क्या है, अगर हमें लगता है कि इस आदमी के से मिलने पे या ऐसी बात करने पे हमारे मन में अवसाद आता है, सीधा मना कर दो, इस टॉपिक पे बात नहीं। मैं सीधा बोल देता हूँ। कुछ साथ चीजें मेरे साथ भी विसंगतियां हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, डोंट टॉक एट दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे बात मत करो, और किसी और बात करनी है और किसी टॉपिक पे बात करो, काट देता हूँ सीधा। और कुछ कुछ देर वो नाराज होते हैं, लेकिन अगली बार वो फिर उस टॉपिक में मेरे से बात नहीं करते। वो सभी के साथ ऐसे ही। तो कोई घटना ऐसी घट गई है, ऐसा कोई डिटैचमेंट हो गया है, या हार्ट पे कोई ऐसी चोट लग गई है, तो अवसाद में मत जाइए। अवसाद की बजाय कुछ अच्छा करना शुरू कर दो, शुभ का सत्कर्म का अभ्यास करो, वो अवसाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड इवनिंग।